हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करते हैं परिमित विभव कूप की, फाइनाइट पोटेंशियल वेल। फाइनाइट पोटेंशियल वेल, परिमित विभव कूप। लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात की थी और आज हम बात करते हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल, अर्थात ऐसा विभव क्षेत्र जिसके कुछ पार्ट के अंदर एक परिमित विभव हो। क्या हो? एक फाइनाइट पोटेंशियल हो, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट पोटेंशियल वेल कहते हैं। तो ये इस प्रकार का होता है, जैसे मान लो ये अपना पोटेंशियल रीजन है जिसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है और इसका एक पार्ट ऐसा आ गया है थोड़ा सा जिसके अंदर पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, अर्थात माइनस वी नॉट है। इसके बाद फिर इसमें क्या है? पोटेंशियल जीरो है। तो ये क्या बन गया? एक परिमित विभव कूप बन गया है। तो इस विभव कूप में अगर इलेक्ट्रॉन हो या कोई पार्टिकल हो तो उसकी परावर्तन और पारगमन की पॉसिबिलिटी कितनी होगी वो आज हम देखते हैं। तो हम मानते हैं इसके लिए हमारा जो पार्टिकल है उसकी टोटल एनर्जी क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। उस केस में ये पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा? इस प्रकार से ट्रेवल इसमें करेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये पार्टिकल यहाँ से गया और इसकी एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ये इस गड्ढे में पार्टिकल नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी पॉजिटिव है और ये गड्ढे में जो एनर्जी है, वेल में जो पोटेंशियल है वो क्या है? नेगेटिव है, अर्थात ये इस तरीके से पारगमित हो जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको आगे देखेंगे, हम देखेंगे इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है ये वापस क्या होगा? परावर्तित होगा और कुछ प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है? पारगमित होने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो इसको सेम वही हम जैसा पहले करते आ रहे हैं उस प्रकार से तीन रीजन बना लेते हैं इसके, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? इस रीजन में हम मान लेते हैं तरंग फलन साई 1 है, इस रीजन में तरंग फलन साई 2 है, इस रीजन में तरंग फलन साई 3 है। इस वेल की चौड़ाई कितनी है? वो है a। कितनी है? a, अर्थात यहाँ पे हमारा अक्स इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे हमारा अक्स इज इक्वल टू क्या है? a। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अब हम देखते हैं ये जो पार्टिकल इसमें ट्रेवल कर रहा है उसकी परावर्तन और पारगमन की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये तीनों तरंग फलन चाहिए, साई 1, साई 2 और साई 3, तीनों तरंग फलन हमें चाहिए। अब हमें पता है तरंग फलन कब आएंगे? जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब श्रोडिंजर इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए? टाइम डिपेंडेंट होनी चाहिए या टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? वो निर्भर करेगा किस चीज़ पे? हमारा पोटेंशियल कैसा है। तो इस पोटेंशियल को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? हमारा v अक्स कितना है? 0। कब? जब अक्स लेस देन 0 है। v अक्स कितना है हमारा? माइनस वी नोट। कब? जब अक्स 0 और a के बीच है। और v अक्स हमारा कितना है? 0 अगेन। कब? जब अक्स ग्रेटर देन a। ये तीन रीजन आ गए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? पोजीशन का फंक्शन है, अर्थात टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो कैसी होगी? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन होगी। तो अब हम इन तीनों के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जब श्रोडिंजर इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रीजन फर्स्ट के अंदर श्रोडिंजर इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या हो जाएगी? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी अक्स साई इज इक्वल टू ई साई 1। ठीक है। इस रीजन में वी एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, रीजन 1 में। तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन हमारी क्या बन गई? d2 साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ से हम मान लेते हैं, माना 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू
के स्क्वायर, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी हो जाएगी d2 साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो क्या हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन साई वन वो कितना हो जाएगा? ए एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स, आयोटा के की वजह से, प्लस बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये माइनस आयोटा के एक्स की वजह से। तो ये क्या आ गई हमारी इस रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है, तरंग फलन साई 1 आ गया है। और इस तरंग फलन के अंदर देखो दो पार्ट है। पहला पार्ट किसको बता रहा है? पॉजिटिव अक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही तरंग को बता रहा है। और दूसरा पार्ट किसको बता रहा है? नेगेटिव अक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही वेव को बता रहा है, जो पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कण यहाँ जाएगा इस पोटेंशियल से क्या करेगा? स्कैटरिंग करेगा नेगेटिव पोटेंशियल से, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी है कि वो इसमें आ सकता है वापस। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन आ गया साई वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा के एक्स, जहाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब हम निकालते हैं रीजन सेकंड के अंदर। रीजन सेकंड में हमें क्या चाहिए? फिर से वही काम करना है। हम लिख लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई सेकंड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस वी नोट। कितनी है? माइनस वी नोट। तो क्या हो जाएगा? माइनस वी नोट साई सेकेंड इज इक्वल टू ई इंटू साई सेकेंड, जहाँ ई टोटल एनर्जी है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? d2 साई सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट क्या है इसका? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और ये राइट साइड में चला जाएगा इज इक्वल टू 2m ई अपॉन ई प्लस वी नोट हो जाएगा अपॉन 2m ई प्लस वी नोट इंटू साई सेकेंड। अगर इसको भी मैं राइट साइड में भेज दूं और 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? d2 साई सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस वी नोट इंटू साई सेकेंड इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं यहाँ से हम, माना 2m ई प्लस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू k1 स्क्वायर। के हम पहले मान चुके हैं, इसको k1 मान लेते हैं। इसको जैसे ही k1 मानेंगे तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन इसका? d2 साई सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है? एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी प्रकार की है। देखो सेम है ना, यहाँ k था, यहाँ k1 हो गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? साई सेकेंड इज इक्वल टू कोई नए दो कोफिशिएंट एफ ई की पावर आयोटा k1x प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा k1x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है? साई सेकेंड इज इक्वल टू एफ ई की पावर आयोटा k1x प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा k1x, जहाँ k1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2m e प्लस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब लिखते हैं अपन रीजन थर्ड में। तो रीजन थर्ड में मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीजन थर्ड में अगेन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई थर्ड ओवर डी एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल 0 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? e इंटू साई थर्ड। तो ये बन जाएगा आपका d2 साई थर्ड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई थर्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर ये 0 हो रहा है, ये हमने ऑलरेडी मान रखा है के स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? d2 साई थर्ड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थर्ड इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगी और ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके।
तो साई थर्ड हमारा हो जाएगा सी ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। यहाँ देखो अगेन इस श्रोडिंगर इक्वेशन इसके वेव फंक्शन के अंदर दो पार्ट हैं। ये किसको बता रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही वेव को, और ये किसको बता रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव को बता रहा है। लेकिन फिजिकली क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो यहाँ से जब हम देखते हैं इसमें, जब इस रीजन में पार्टिकल था वो चल रहा था तो प्रोबेबिलिटी थी कि इस नेगेटिव पोटेंशियल से वो क्या कर ले, स्कैटरिंग कर ले। लेकिन जैसे ही ये थर्ड रीजन में आएगा यहाँ पोटेंशियल जीरो है। क्या है, पोटेंशियल जीरो है, कोई पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब यहाँ स्कैटरिंग की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो जो हमारी वेव है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलनी चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब कोफिशिएंट डी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। किसकी वजह से, भौतिक प्रतिबंधों की वजह से, फिजिकल बाउंड्री की वजह से। अगर ये जीरो होता है तो हमारे पास साई थर्ड कितना आ जाएगा, सी ई की पावर आयोटा के एक्स। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, सी ई की पावर आयोटा के एक्स आ गया। ठीक है, तीनों रीजन में हमने क्या लिख ली है, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख ली है, जो हमारी ये आ गई है, इनका सॉल्यूशन ये आ गया है। तो वेव फंक्शन आ गया। एक बार वेव फंक्शन आने के बाद हम जो पार्टिकल है उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी की सारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका परावर्तन कितना हो रहा है और पारगमन कितना हो रहा है। तो हम डिफाइन कर लेंगे परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक को। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसी प्रकार से पहले हम लिख लेते हैं परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक क्या है, आर, जो क्या था, परावर्तित धारा घनत्व, परावर्तित धारा घनत्व और आपतित धारा घनत्व का अनुपात। धारा घनत्व की परिभाषा क्या थी, J इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। ये थी। इसके अंदर देखो अब परावर्तित पार्ट कौन सा है, बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। आपतित कौन सा है, ए ई की पावर आइटा के एक्स। और पारगमित कौन सा है, सी ई की पावर आइटा के एक्स। तीनों मान रख के हम क्या निकाल लेंगे, जे इंसिडेंट कितना आ जाएगा, एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू मोड ऑफ ए स्क्वायर। जे रिफ्लेक्टेड एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू मोड ऑफ बी स्क्वायर। जे ट्रांसमिटेड एच क्रॉस के अपॉन एम सी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। तीनों मान निकाल लिए हमने, ये इसका मान, ये इसका मान, ये इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये तीनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले आर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आर इज इक्वल टू है हमारा जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट इज इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन ए के मोड की स्क्वायर। इसी तरीके से ट्रांसमिशन गुणांक कोफिशिएंट अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, पारगमित धारा घनत्व डिवाइडेड बाई आपतित धारा घनत्व इज इक्वल टू जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट इज इक्वल टू सी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। अर्थात हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर और टी इज इक्वल टू सी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ये सेम इक्वेशन है जो हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए लिखी थी। क्या थी, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए जो इक्वेशन लिखी थी सेम वो की वो इक्वेशन है। चेंज क्या आया है यहाँ पे, सिर्फ
इस कोफिशिएंट में चेंज आया है। वहां पे कोफिशिएंट हमारा क्या था, k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी नोट था। क्या था, e माइनस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर था। इसके अलावा इसमें और कोई भी चेंज नहीं है। जबकि यहाँ हमारा क्या है, ये यहाँ पे कोफिशिएंट k1 स्क्वायर की वैल्यू ये है और वहाँ पे कोफिशिएंट k1 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये थी। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो हमने की थी वहाँ, सेम कैलकुलेशन यहाँ भी होनी है। और अब हम अगर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं इस पे तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, देखो हमें बी ए सी ए की वैल्यू चाहिए कोफिशिएंट्स की, तो बाउंड्री कंडीशन लगा के हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परिसीमा प्रतिबंध अगर हम लगाते हैं, परिसीमा प्रतिबंध, तो क्या मिलेगा हमें, परिसीमा प्रतिबंध कहाँ कहाँ है बाउंड्री, x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, साई 1 इज इक्वल टू साई सेकेंड, और x इज इक्वल टू 0 पे डी साई 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स। जब ये मान रखते हैं अपन, सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी, और यहाँ से आएगा आयोटा k इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू आयोटा k1 इंटू ए एफ माइनस जी आएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू k1 अपॉन k इंटू एफ माइनस जी आ जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम, इसको समीकरण 2। अब x इज इक्वल टू ए पे लगा देते हैं बाउंड्री, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए पे हमारा क्या होना चाहिए, साई सेकेंड इज इक्वल टू साई थर्ड एंड डी साई सेकेंड ओवर डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डी साई थर्ड ओवर डी एक्स। जब ये लगाओगे कंडीशन तो क्या आ जाएगा, एफ ई की पावर आयोटा k1 a प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा k1 a इज इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा k a। ये इससे आ गया है और इससे जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आयोटा k1 एफ ई की पावर आयोटा k1 a माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा k1 a इज इक्वल टू आयोटा k सी ई की पावर आयोटा k a। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, इसको समीकरण 4 नाम दे दो। ठीक है, अब ये जो चारों समीकरण आ गई हैं 1 2 3 4, इन चारों समीकरणों की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, b अपॉन ए एंड c अपॉन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है लास्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल में। ये एक एक करके कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगी, उससे नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका जो सॉल्यूशन देखने के लिए कि ये कैसे b अपॉन ए और c अपॉन ए निकलता है, आप लास्ट लेक्चर को देख लें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेता हूँ इनके अब, ताकि अपना समय बच जाए, क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज कितना आया है, k1 की वैल्यू में चेंज आया, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है। इसलिए हमारी जो इक्वेशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जहाँ k1 की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ सिर्फ मान चेंज करना है k1 का, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। b अपॉन ए इज इक्वल टू आएगा हमारा k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर साइन k1 a अपॉन k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साइन k1 a प्लस 2k k1 कोस k1 a आ जाएगा। ये b अपॉन ए की वैल्यू आएगी, जो हमारी जो समीकरण थी हमने बाउंड्री कंडीशन लगा के 4 समीकरण निकाली थी, उन समीकरणों के अंदर समीकरण 3 और 4 से g अपॉन एफ की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू हम जब b अपॉन ए का रेशियो निकालेंगे उसमें रखेंगे तो फाइनल हमारे पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार से c अपॉन ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा, इसमें यहाँ पे आयोटा भी है, c अपॉन ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 2 आयोटा k1 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा k a डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साइन
k1a प्लस 2 आयोटा k1 कोस k1a आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया b अपॉन a और c अपॉन a की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, r और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करोगे, b अपॉन a की स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्क्वायर, और जैसा हमने पहले किया था उसी प्रकार से करना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट रख रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a डिवाइडेड बाई आपका आएगा k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर। ये आएगा b अपॉन a की वैल्यू, और c अपॉन a के होल की स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर। बिल्कुल सेम रिजल्ट है जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये चारों की चारों समीकरण सेम हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब पोटेंशियल बैरियर पढ़ा था उसमें आई थी। यहाँ से देखो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, सॉरी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन, हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेम चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 प्लस, ये इसको कॉमन लेंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a और इसकी घात -1। इसी तरीके से t हमारा बनेगा क्या, वो बन जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a अपॉन 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर और इसकी घात -1। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसी प्रकार से हम करते चले जा रहे हैं। अब जो इसके अंदर हम k स्क्वायर और k1 स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब तक के जो रिजल्ट हैं वो सेम हैं जो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे। अब देखो, अगर हम k और k1 की वैल्यू रखते हैं तो k तो ये है और k1 स्क्वायर ये है, जब मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू 1 प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, e इंटू ई माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a इसकी घात -1। मान रखे हैं मैंने k और k1 के, और कुछ नहीं किया है। t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस, सेम ही तो चीज़ है ये, इसको रिवर्स करना है, वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a अपॉन 4e इंटू ई माइनस वी नोट की घात -1 आ गया है। अब देखो यहाँ से r प्लस टी अगर मैं करता हूँ, r प्लस टी, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। करके देख सकते हो, यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कैसे जोड़ोगे, ये क्या है r, ये है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a प्लस इस t को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a अपॉन 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर। ठीक है, सेम आएगा दोनों में। अब इसका देखो, इसका मैं लघुत्तम लेता हूँ तो क्या बनेगा, 1 अपॉन, इसका लघुत्तम आएगा आपका k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a। जब ये लघुत्तम आएगा तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर, और ये किसके बटे में है, 1 के बटे में। इसी तरीके से ये आएगा,
ये आपका आ जाएगा +1/1 प्लस इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा 4k² k1² तो 4k² k1² प्लस k² माइनस k1² sin² k1a, ये इसकी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी स्क्वायर है। अगर ऐसा आ रहा है तो अब देखो ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ भी ऊपर चली जाएगी, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4k² k1² और ये भी अंश में चली जाएगी, तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्या है ये k² माइनस k1² की होल स्क्वायर sin² k1a। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो दोनों के हर क्या है, सेम है, और ये ऊपर वाली क्वांटिटी जैसे ही जोड़ेगी तो ये हर के बराबर हो जाएगी और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है इस पोटेंशियल फील्ड में यदि पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसके पारगमन तथा परावर्तन दोनों की कोफिशिएंट का जो सम है वो कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात अगर कुछ प्रोबेबिलिटी उसकी पारगमित होने की है तो कुछ प्रोबेबिलिटी उसकी किसकी है, परावर्तित होने की भी होगी। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं क्या होगा इसमें। प्रायिकता है वो किस प्रकार से डिपेंड कर रही है ट्रांसमिशन की, और उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसका हम देखने वाले हैं जिसको हम कहेंगे अनुनादी प्रकीर्णन। अब देखो ये है हमारा T, ठीक है। अब अगर एनर्जी हम चेंज करते जाएं तो इस T पे क्या चेंज होगा। सबसे पहले यदि E = 0 हो जाए, एनर्जी 0 हो, उस केस में T की वैल्यू कितनी आएगी। अर्थात ये कण अगर चल रहा था और ये 0 एनर्जी का कण है तो पारगमन और परावर्तन की कितनी पॉसिबिलिटी देखो। जैसे ही E = 0 रखोगे तो यहाँ क्या हो गया 0, और इस 0 का किसी संख्या में भाग जाएगा तो क्या बनेगा ये अनंत, और 1 प्लस अनंत कितना हो गया अनंत। और ये देखो इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब अनंत का इनवर्स मतलब 1 अनंत, और ये कितना हो गया अपना 0। इसका मतलब ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 0। अगर ट्रांसमिशन 0 है तो R कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, 0 एनर्जी का पार्टिकल अगर इस पे चलेगा तो उसकी पारगमित होने की प्रायिकता कितनी हो गई है 0। अर्थात ये कण यहाँ से स्कैटर करके क्या आ जाएगा वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये कण जब चला तो x = 0 और x = a बाउंड्री पे क्या कर रहा है, पोटेंशियल से टकराएगा, और टकरा के क्या करेगा, जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या करेगी, विनाशी व्यतिकरण करेगी। इसका मतलब जो ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी 0, और पूरा का पूरा पार्टिकल क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि k1a की वैल्यू हमारी क्या हो जाए n पाई के इक्वल हो जाए। n पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से हो जाए। उस केस में क्या होगा, t की वैल्यू हम चेक करते हैं। जैसे ही ये पाई के इक्वल हुआ ये वैल्यू 0, कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया 0, 1 प्लस 0 = 1, और 1/1 कितना हो गया 1। अर्थात ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी 1 और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं यदि एनर्जी पार्टिकल की E है वो अनंत को अप्रोच कर जाए, अर्थात बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाए, उस केस में क्या होगा, ये क्या हुआ इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे ही ये इन्फिनिटी हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये कोफिशिएंट कितना हो गया 0, 1 प्लस 0 = क्या हो गया 0, और 1/1 अर्थात T की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0। इसका मतलब अगर कण की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस केस में ये कण क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अर्थात अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ ट्रांसमिशन का तो वो ग्राफ किस प्रकार का आएगा, इधर E/v लिख लेता हूँ मैं, एनर्जी और पोटेंशियल लिखता हूँ। तो जब एनर्जी 0 है उस केस में ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे एनर्जी
बढ़ रही है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 1 हो गई है, जबकि इज इक्वल टू 0 पे टी कितना था, 0 था। और जब K1 A इज इक्वल टू एन पाई था, उस केस में भी हम देख रहे हैं क्या है, टी इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। और जैसे ही एनर्जी ज़्यादा हो गई है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 1 हो गई है। जैसे ये ई 0 था, यहाँ 0.1 है, 0.1 है, 2, 3, 4, ये रेशियो जैसे जैसे बढ़ रहा है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई।